बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। आज हम बात करेंगे एक बार फिर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की। राष्ट्रीय लोकदल ने पिछले शुक्रवार को जयंत चौधरी को 3 साल के लिए फिर से अध्यक्ष बनाया था, लेकिन आज नई दिल्ली में हुए पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में उस पर औपचारिक मोहर लगी और एक और कार्यकाल अध्यक्ष के तौर पर 3 साल का जयंत चौधरी को सौंप दिया गया। लेकिन आरएलडी जैसी पार्टी में ये तो एक ऑब्वियस सी बात है, स्पष्ट है कि जयंत चौधरी को ही अध्यक्ष बनना है। आज राष्ट्रीय अधिवेशन में जो 2-3 खास बातें जयंत चौधरी ने कही, उनसे लगता है कि जयंत चौधरी अब सिर्फ 9 विधायकों या फिर पश्चिमी यूपी की एक पार्टी का तमगा अपने ऊपर से हटाना चाहते हैं और उन्होंने आने वाले दिनों के लिए, आने वाले चुनावों के लिए बड़ा प्लान कर लिया है। बड़ा मतलब ये कि आज उन्होंने मंच से कहा कि उनकी पार्टी और उनके गठबंधन राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे समेत और राज्यों में भी चुनाव लड़ेंगे। यानी जयंत चौधरी की पार्टी कल को राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती नजर आए, हरियाणा में चुनाव लड़ती नजर आए तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। ये बात उन्होंने आज कही। दूसरी अहम बात उन्होंने ये कही कि चाहे कितनी भी चर्चा चलती हो कि हम बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं 2024 के आम चुनाव में, तो ये सारी चर्चाएं गलत हैं। बीजेपी के लिए हमारे तमाम दरवाजे बंद हैं और अखिलेश यादव के साथ ही मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। आज इस बात पर भी उन्होंने एक बार फिर जोर देकर ये बात कही। और तीसरी बात जो कि उन्हीं का मुद्दा है ही कि किसानों की लड़ाई, उन्होंने फिर ये बात कहा कि ये जो सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की, ये किसान विरोधी है और हम किसानों के हितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो दिल्ली में आज एक राष्ट्रीय अधिवेशन में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जयंत चौधरी ने आने वाले दिनों का अपना एक पॉलिटिकल रोड मैप जो है वो सामने रखा है। अब वो किस तरह की संभावनाएं जगाता है, किस तरह से आने वाले दिनों में जो उनके दावे हैं उनको क्या वो वाकई सच साबित हो सकते हैं या क्या उनके लिए सियासी समीकरण बनते हैं, इन सब बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कबूल अहमद। कबूल आजतक.in के सीनियर कंटेंट एडिटर हैं। लगातार देश भर की सियासी घटनाओं पर हम कबूल की खबरें देखते हैं और कबूल को लगातार हम अपने 7 बजे के शो में भी आप हमारे मेहमान के तौर पर लगातार देखते हैं। आस मोहम्मद साहब हैं हमारे साथ। आस मोहम्मद वरिष्ठ पत्रकार हैं और ख़ास तौर पर पश्चिमी यूपी की पॉलिटिक्स पर, जयंत चौधरी की पॉलिटिक्स पर उनकी पैनी नज़र रहती है, तो लिहाजा हम उनसे भी ये तमाम बातें समझने की कोशिश करेंगे। कुमार अभिषेक हमारे एडिटर लखनऊ में, वो भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल कबूल भाई आपसे ही कि आज जो जयंत चौधरी ने ये बात कही कि हम दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ेंगे, तो ये साफ दिखाता है कि छोटे चौधरी अब बड़े चौधरी हो गए हैं और वो सिर्फ पश्चिमी यूपी तक समेट कर नहीं रखना चाहते हैं अपनी पार्टी को, कम से कम योजनाएं तो उनकी ऐसी हैं। देखिए नीरज भाई, ये बात सही है कि जयंत चौधरी अब आरएलडी के बड़े ही चौधरी हैं और अब उनका सपना जो है, मुझे लगता है जो उनके दादा की, खासतौर से उनके पिता नहीं बल्कि उनके दादा की जो राजनीतिक विरासत थी उसको हासिल करने की है। आप देखेंगे चौधरी चरण सिंह के दौर में जो उनकी पार्टी का ग्राफ था, वो ग्राफ जो है उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हरियाणा और खासतौर राजस्थान, खासतौर से उन इलाकों में जहां जाट वोटर अच्छी खासी संख्या में है और जाट वोटरों के वो एक इकलौते सबसे बड़े नेता के तौर पे वो स्थापित रहे। तो मुझे लगता है कि आज जयंत चौधरी ने आज अपने अधिवेशन के जरिए अपनी भविष्य की राजनीति की दशा और दिशा तय कर दी है, जिसमें एक तरह से जो अपनी पार्टी है, जो खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए जानी जाती है, जिसका आधार माना जाता है, उसका विस्तार करने का, और खास तौर से जब देश की तमाम अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां हैं और खासतौर से छत्रप हैं वो अपने राजनीतिक विस्तार कर रहे हैं, तो जयंत को भी लग रहा है कि क्यों हम पश्चिम उत्तर प्रदेश तक सीमित रहें, हमें भी अपने आधार बढ़ाने की जरूरत है। इसीलिए वो राजस्थान से लेके हरियाणा तक जो है चुनाव लड़ने के अपने संकेत दे रहे हैं। और ये चुनाव, सबसे बड़ी बात है कि 2019 के तक ही है, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव सबसे पहले है, उसके बाद जो है लोकसभा चुनाव है, फिर हरियाणा का चुनाव है। तो आप देख सकते हैं राजस्थान में इनकी पार्टी चुनाव लड़ती रही है और इनकी पार्टी के अभी मौजूदा समय में एक विधायक हैं, वो कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन हरियाणा में क्योंकि वहां जाट पॉलिटिक्स पहले से रही है, तो इसलिए वहां पे ये स्थापित नहीं हो पाए। लेकिन अब आने वाले समय में उनको लग रहा है चुनाव लड़ेंगे। उनके आरएलडी, खासतौर से
जो हरियाणा में एक जाट पॉलिटिक्स है, उन लोगों के साथ भी उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो अपनी पार्टी को एक विस्तार देना चाहते हैं। हर एक पार्टी का अपना वो होता है कि राजनीति विस्तार देना, उनका भी है। लेकिन वो राजस्थान के कुछ इलाके, खासतौर से जो मथुरा से लगे इलाके हैं, इस इलाके में तो प्रभाव जमा सकते हैं, लेकिन हरियाणा में उनके लिए उतनी जगह नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेके में उनका अच्छा खासा आधार है। निश्चित तौर पे जो 2024 में 14 में जो आधार खत्म हुआ था, वो 2022 के चुनाव में उन्होंने हासिल करने में कुछ हद तक सफल रहे हैं। अब उन्होंने दूसरी बात जो कही है नीरज भाई, कि हम उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेके जो उन्होंने बात कही कि हम समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर ही लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं लड़ेंगे। इस बात को साफ करना उनके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार जैन को लेके ये कयास लगाई जा रही थी कि क्या आने वाले समय में वो कांग्रेस के साथ या मायावती के साथ अलायंस कर सकते हैं, या फिर वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। क्योंकि 2022 के चुनाव के समय में जिस तरह से अमित शाह ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था जैन को लेके, जो एक माहौल बना था, उसके अंदर जो है एक कंफ्यूजन पैदा हुई जिसके बाद, और जयंत जो उसको साफ करने में बहुत ज्यादा हद तक सफल नहीं रह पाए थे। तो मुझे लगता है वो समय से पहले वो इस चीज को क्लियर कर देना चाहते हैं और एकदम अपनी राजनीतिक एजेंडा साफ कर देना चाहते हैं वो कहाँ खड़े रहेंगे। क्योंकि जैन को पता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में हो सकता है कि उनके जो है पार्टी के सांसद जो है आने वाले समय में 2 3 4 बन जाए, लेकिन उनकी राजनीति जो है मुझे लगता है कि उनको लग रहा है कि उससे ज्यादा हम विस्तार नहीं कर पाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ लड़के जाट मुस्लिम जो कॉम्बिनेशन है, जाट मुस्लिम जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का समीकरण है, उसको मजबूत करेंगे और अपनी राजनीति को, जो आरएलडी की राजनीति थी, उसको दोबारा से खड़ा कर ले जाएंगे। तीसरी बात, उन्होंने किसानों की बात कही। किसान एक ऐसा मुद्दा है जो के बिना पे आरएलडी की पूरी राजनीति इसी किसानों के इर्द गिर्द बनती रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो सामाजिक समीकरण है वो किसानों के ही आसपास में सिमटा हुआ, इर्द गिर्द सिमटा हुआ है। किसान की जब बात होती है तो वो बात जो है अपोजिशन या दूसरी पार्टी के लिए उसमें उस इंजीनियरिंग को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसमें ध्रुवीकरण, उसमें धर्म का और जाति का तड़का लगाना मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है यही वजह है कि जयंत अपने चुनाव को, अपनी पार्टी के एजेंडे को किसानों के इर्द गिर्द रखना चाहते हैं, क्योंकि किसानों की जब बात होगी तो उसमें मुसलमान भी आएंगे, जाट भी आएंगे, गुज्जर भी आएंगे, सैनी भी आएंगे। तो ये उस पश्चिम उत्तर प्रदेश की किसान सोशल इंजीनियरिंग है आरएलडी की, उस सोशल इंजीनियरिंग के आसपास ही रखना चाहते हैं। उसमें किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को ध्रुवीकरण करने का मौका नहीं देना चाहते हैं वो, मुझे लगता है। और किसानों के एक ऐसे मुद्दे हैं जो मुद्दे 2022 से पहले, किसान आंदोलन से पहले थे, उसमें से अभी भी वो तमाम बरकरार हैं। उनको लगता है कि अगर हम किसानों की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हमें काउंटर करने में उसको मुश्किल होगी, हमारे वोटों में सेंध लगाने में मुश्किल होगी, और किसानों के ही इर्द गिर्द पर वो खासतौर जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या राजस्थान, इन तीनों जगह पे वो अपने राजनीतिक आधार को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जयंत के साथ एक बड़ी चुनौती नीरज भाई ये भी है कि अगर वो उत्तर प्रदेश में ये बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो क्या राजस्थान में जो अभी गहलोत सरकार के साथ उनका गठबंधन है उसको भी बनाए रख पाएंगे, और वो कांग्रेस और सपा के बीच कैसे संतुलन बनाएंगे, ये बड़ा मुश्किल। जी बिल्कुल। आस मोहम्मद साहब, मेरा यही बहुत दिनों से जयंत चौधरी की पॉलिटिक्स को बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो जयंत चौधरी ने जो ये बातें कही हैं अखिलेश के साथ बने रहेंगे, वो पहले भी कहते रहे हैं। इसके अलावा किसानों का मुद्दा तो उनका अपना मुद्दा है ही, लगातार पश्चिमी यूपी के तमाम ज़िलों में उनके पार्टियों के धरने प्रदर्शन आजकल भी चल ही रहे हैं। लेकिन जो ये उन्होंने पार्टी के विस्तार की बात कही है कि उन्होंने दरअसल कहा है कि हमारा गठबंधन, हम गठबंधन के तहत दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ेंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों का उन्होंने नाम लिया। आपको लगता है कि अखिलेश यादव अपने संगठन को इतना मजबूत कर चुके हैं, इतनी पैठ बना चुके हैं कि वो अब अपनी पार्टी का विस्तार करें और अच्छा चुनाव लड़ें दूसरे राज्यों में भी? देखिए नीरज जी, वेस्ट यूपी की एक कहावत है कि मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाता है। तो मैं आपको एक शुरुआत में एक घटना बता दूं। 2007 में राजेश पायलट दिवंगत की मूर्ति का अनावरण हो रहा था हस्तिनापुर में। तो वहां पर जो है महेंद्र सिंह टिकैत पहुंचे, और महेंद्र सिंह टिकैत ने 10,000 गुर्जर कम्युनिटी के लोग थे उनके बीच में अपने भाषण के केंद्र में ये बात रखी कि चौधरी जयंत जो हैं वो उनका जो चेहरा मोहरा है
वो बड़े चौधरी से मिलता है, यानी चौधरी चरण सिंह से मिलता है। अगर उत्तर प्रदेश की सियासत पे हम इसको कनेक्ट करें तो एक समय था जब चौधरी चरण सिंह कैप्टन थे और उनकी टीम के प्लेयर के तौर पे स्थापित हुए मुलायम सिंह यादव। फिर चौधरी अजीत सिंह और मुलायम सिंह यादव दोनों एक टीम में आ गए। फिर समय बदला और अखिलेश यादव अब कैप्टन है और वाइस कैप्टन के तौर पर चौधरी चरण सिंह जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपना पूरा क्षेत्र लेकर लगभग स्थापित हो रहे हैं। तो ये जो प्रश्न है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी वाला, तो ये 2019 में जो क्षेत्रीय स्तरों पर बहुत होशियार पॉलिटिशियन होते हैं और टिकट की ख्वाहिश रखते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो 2019 में उन होशियार पॉलिटिशियंस ने यह रीड कर लिया था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से भी अगर किसी को टिकट मिलेगा तो उसमें भी जयंत चौधरी की सलाह अहम रहेगी। इसलिए वो दो जगह परिक्रमा करते थे, एक तो अखिलेश यादव के दरवाजे पर और दूसरी जयंत चौधरी के दरवाजे पर। और जब 2022 का चुनाव हुआ तो 2022 में ये बहुत महत्वपूर्ण भी रही। 33 प्रत्याशी चुनाव लड़े थे लोकदल से, लेकिन बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे थे जो अखिलेश और जयंत चौधरी दोनों ने मिलकर के तय किए थे। अब जयंत चौधरी जो है वो लगभग ये कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि उनका आज जो वो बोल रहे हैं, जिसकी कबूल अहमद साहब ने बात की कि आपने भी सवाल किया कि विस्तार, तो आज जयंत चौधरी जो बोल रहे हैं वो प्योर शुद्ध आत्मविश्वास उनका दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस उनका बहुत बढ़ गया है। हरियाणा की बात जहां तक है तो हरियाणा में चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला और भूपेंद्र हुड्डा जैसे पहले से स्थापित नेता हैं, और दीपेंद्र हुड्डा से जरूर जयंत जो है उनकी नजदीकी मित्रता भी है, तो वो एक अलग चीज है। वहां चूंकि पहले से जाट मित्रत्व मजबूत है तो वहां शायद वो ना कर पाए, लेकिन राजस्थान में जरूर जयंत चौधरी का प्लान है। और इसलिए चंदन चौहान जो मीरापुर के विधायक हैं, उनको जो है वो गुर्जर भी हैं और राजस्थान में पहले से वो बहुत काम भी कर रहे हैं। निर्मल चौधरी जो वहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने थे तो उसमें भी कैंपेनिंग की थी चंदन चौहान ने, और गुर्जरों को प्रभावित करने के लिए उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और वहां काम भी कर रहे हैं। तो योजना में राजस्थान है। प्रश्न जहां तक कांग्रेस के साथ जाने का है तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ज्यादा जो है वो इशू नहीं रहने वाला है। अलग अलग राज्यों में पहले भी ऐसा होता रहा है कि अलग अलग पार्टी अलग अलग दल के साथ गठबंधन करती रही है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है तो ये सवाल अभी तक भी उठता है, आज भी उठता है कि क्या वो भाजपा के साथ जा सकते हैं। तो ये जरूरी हो गया था ये कह देना कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ भविष्य में नहीं जाएंगे, तो ठीक उनका सही समय पाया हुआ बयान है, क्योंकि इस समय गठबंधन को लेकर के विभिन्न तरह की चर्चाएं होनी। इससे ये बात ही पता चलती है कि अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। तो वो जो चर्चा आती है कि वो अलग से अपना इंडिपेंडेंटली खड़े हो रहे हैं वेस्ट यूपी में, तो क्या अखिलेश यादव के लिए समस्या बनेंगे? कुछ लोग जो हैं बीजेपी के जो नेता हैं या प्रवक्ता हैं या वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि कहीं उनका इंडिपेंडेंट हो जाना वो अखिलेश यादव के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश से समस्या तो नहीं है, यानी उनका वोटर जो है उनको शिफ्ट हो जाएगा। तो ये वाली चीज जो है वो नहीं है अब दिखाई दे रही, क्योंकि विपक्ष ने तय कर लिया है कि वो एक योजना बना करके चुनाव लड़ेगा। अब दूसरी बात पर आते हैं। देखिए जयंत चौधरी जो है, एक बार आपको याद होगा नीरज जी, आपकी चर्चा में जो है जब खतौली पर मदन भैया को प्रत्याशी बनाया गया था तो आपने कहा था कि जब ये कहा जाता था कि भाई वो बाहुबली भी हैं और बहुत नकारात्मक उनका मैसेज भी जा रहा है, तो क्या उन्होंने कोई इनमेच्योर पॉलिटिक्स तो नहीं चल दी है, तो क्या वो इनमेच्योर पॉलिटिशियन तो नहीं हो गए हैं? तो तब मैंने कहा था नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन वाली बात थी और वो एक प्रयोग था जिसमें गुर्जर को साथ लाना चाहते थे। अब देखिए जयंत चौधरी ने दो तीन चीजें जो एक तो जो मंच पर कही है वो हम सब लोगों ने सुनी है, एक जो मंच पर नहीं कही है जिनको राजनीतिक एक्सपर्ट जो है वो समझते हैं। एक तो उन्होंने चंदन चौहान को अपने पास बिठाया और इस प्रकार से बिठाया कि उनका चेहरा दिखाई दे। फिर उन्होंने जो अपनी पार्टी में दलित नेतृत्व है उनको नजदीक लाए, फिर जो मुस्लिम नेतृत्व है उनको नजदीक लाए। यानी जयंत चौधरी जो है उन्होंने साथ साथ ये भी मैसेज देने की कोशिश की कि देखिए हमने जो खतौली का प्रयोग था, क्योंकि खतौली का प्रयोगशाला बन चुका है, उसको हम पूरे देश की राजनीति में, लोकदल की राजनीति में एप्लीकेट करेंगे। जाट, गुर्जर, मुस्लिम और दलित, इसको हम एप्लीकेट करेंगे। अब इसमें उन्होंने खासकर अपने कार्यकर्ताओं को ये भी संकेत देने की कोशिश की कि अब जो है वो जाति पर बात करने से बचें, यानी अब जो राजनीति हो सिर्फ किसान पर हो। अभी 2 घंटा पहले उन्होंने ट्वीट किया कि भाई गन्ने का भाव जो है वो आप क्यों घोषित नहीं कर रहे हैं, ये तो अपमान हो रहा है किसानों का, आप क्यों घोषित नहीं कर रहे हैं गन्ने का भाव। इसके अलावा उन्होंने एक दूसरा ट्वीट किया जो कानपुर की घटना को लेकर है। अब इससे पहले एक और ट्वीट था थैंक यू वाला, जो उन्होंने खुद के अध्यक्ष बनने के बाद थैंक यू वाला था, तो उसको अलग बात है। लेकिन कानपुर पे भी उन्होंने बोला कि एक सम्मानित समाज है उसके साथ जो है इस तरह से ये घटना हो गई है। अब समझिए, मतलब वो अपना दायरा जो है वो बड़ा कर रहे हैं। जयंत चौधरी में ये बदलाव जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। उनको जो चोट लगी थी, चौधरी अजीत सिंह जी का घर खाली कराया गया था, उसी घर में पैदा हुए थे जयंत चौधरी। उसके बाद हाथरस में जो लाठी बजी, फिर तबस्सुम हसन को जो है वो एमपी का चुनाव जिताना,
ये बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई जिसने जयंत चौधरी को क्रिक लगातार जब चीजें सही होती जाती हैं जी जी तो जी अपने आप को बड़ा करते हैं वो, तो अब उन्होंने बड़ा करना शुरू कर दिया है। तो ये बिल्कुल अब मुझे लगता है कि मैं समझ रहा हूं कि जयंत चौधरी जो है अब कमेरा वर्ग की सियासत करेंगे। एक बयान का मैं जिक्र यहां पर कर दूं जो चंद्रशेखर आजाद ने उनके बारे में दे दिया है। नहीं नहीं, चंद्रशेखर आजाद पे आएंगे आज मोहम्मद जी, जी मैं बिल्कुल उस पे स्पेशल। एक बार हम कुमार अभिषेक से एक सवाल ले लेते हैं। एक बार हम जी, कुमार अभिषेक से एक सवाल ले लें। जी प्लीज जी ठीक। चंद्रशेखर आजाद पर भी कुमार अभिषेक जी हम लोगों के बीच में है। कुमार जी, मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा, जयंत चौधरी ने जो बातें कही हैं और जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये वही लाइन है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि वो दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव लड़ेंगे, पार्टी का विस्तार करेंगे, और अखिलेश यादव एक थर्ड फ्रंट बनाते हुए नज़र आ रहे हैं देश में बीजेपी के खिलाफ। जयंत चौधरी ने भी आज उसी को इको किया, कहा कि वो मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसी जगहों पर चुनाव लड़ेंगे। वैसी जगह हैं वो जहां कांग्रेस अल्टरनेटिव है बीजेपी की, या कांग्रेस जहां सत्ता में है। तो क्या ये एक रणनीति के तहत जयंत अखिलेश की ही रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं क्या, कि जो कांग्रेस पर एक 2024 को लेकर दबाव की सियासत बने और जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कांग्रेस इनके फॉर्मूले पर आए, इनकी बात स्वीकार करे? तो क्या आपको लगता है कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, जिसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने की और जिसको अब जयंत चौधरी आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए अमीश, मेरा मानना यह है कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की जो आपसी केमिस्ट्री है या जो ट्यूनिंग है वो बहुत बेहतर है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। वो दोनों आपस में मिले न मिले, कहें न कहें, लेकिन उनकी जो 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 एक्ट्स हैं या फिर वो जो स्टेप्स ले रहे हैं उसमें आपको ये दिखाई देगा कि एक सामंजस्य है। लेकिन मेरा मानना है कि अखिलेश यादव अगर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के बाहर अपने अपना पांव पसारना चाहते हैं, और जयंत चौधरी ने भी अब उत्तर प्रदेश से बाहर अपने पांव को पसारने की कोशिश की है, ये दोनों कोई एक प्लान करके कर रहे हो ऐसा नहीं है। मेरा मानना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी कहीं ना कहीं उस जगह पर अपने को वो यानी आए तो जयंत चौधरी का बड़ा हो, बड़े भाई की भूमिका पश्चिम में हो, और पश्चिम की सिर्फ भूमिका से उनका कद बड़ा नहीं हो सकता। उनका कद तब बड़ा होगा जब जाटों के पूरे प्रभाव वाले क्षेत्र में, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो, दिल्ली हो, ऐसे जगहों पे जो उनका वोट बैंक है वो उनके साथ जुड़ेगा, तो उनका प्रभाव बड़ा होगा। वो निश्चित तौर पर अपने दादाजी की लाइन को टो कर रहे हैं, उस पर चलना चाहते हैं। मैं यहाँ पर मानता हूं कि ये एक रणनीति नहीं है कि अखिलेश यादव भी कहे कि मैं मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ूंगा, मैं दूसरे राज्यों में मैं भी जाऊंगा चुनाव लड़ने, और जयंत चौधरी भी कह रहे हैं कि मैं भी जाऊंगा। तो ये कोई दोनों के सामंजस्य की बात नहीं, दोनों की सामंजस्य है, दोनों का सामंजस्य पॉलिटिकल मुद्दों पर है, दोनों का सामंजस्य आगे किस तरीके से चुनाव लड़ना है इस पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर का सामंजस्य मैं नहीं देखता। मुझे लगता है कि राजस्थान में उनके कांग्रेस से भी संबंध अच्छे हैं, और आप देख लें हरियाणा में भी उनके कांग्रेस संबंध अच्छे हैं, हरियाणा में उनके चौटाला से संबंध खराब है। तो वो एक अपनी जगह इस पूरे जाट बेल्ट में बनाना चाहते हैं, पर वो एक सर्वमान्य नेता के तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी भारत में उभरते हैं, तो उनका कद उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव का कद है उसके बराबर का होगा। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर जयंत चौधरी एक चेहरा है, तो ये मान करके चलिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी कुमार अभिषेक जी, आपका फ्रेम बड़े चेहरे के तौर पर रखना चाहते हैं। कुमार अभिषेक जी, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है, तो हम आपसे इस पर कृपया दोबारा करेंगे। अभी हम कुबूल भाई के पास चलते हैं। कुबूल भाई, जो सवाल मैंने कुमार अभिषेक जी से पूछा कि जयंत चौधरी जब आज दिल्ली में बोल रहे थे, तो आपने भी उस बात को मेंशन किया कि उनका एक कॉन्सेप्ट तो उन्होंने क्लियर किया कि वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। जो कन्फ्यूजन अमित शाह जी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उनकी बात से क्रिएट हुआ, तो उसको जयंत चौधरी इस बार पहले ही भाप गए हैं कि इस तरह का कन्फ्यूजन फिर से क्रिएट हो सकता है या इस तरह का पॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन हो सकता है, इसलिए उन्होंने इसे साफ किया कि वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन जो इनकी ये रणनीति है कि वो दूसरे राज्यों में विस्तार करेंगे, अच्छा, इसमें एक बात उन्होंने ये भी कही है कि उनका गठबंधन लड़ेगा इस चुनाव को, यानी गठबंधन में कौन? वो चंद्रशेखर आजाद,
अखिलेश यादव, ये गठबंधन चुनाव लड़ेगा, वो अकेले बढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आगे बढ़ने की कवायद है, निश्चित तौर पर जयंत चौधरी जाटों के सर्वमान्य नेता बनने की कोशिश कर रहे होंगे और उन्हें करनी भी चाहिए, लेकिन अभी के हिसाब से इस कवायद के राजनीतिक निहितार्थ आपको क्या नजर आते हैं, अगर हम इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखें तो? देखिए अमीश भाई, एक बात क्लियर है कि वो जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, अगर उस गठबंधन की बात की जाए तो वो कांग्रेस के साथ कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में उनका जो 2018 में चुनाव लड़े थे वो कांग्रेस अलायंस के साथ मिलकर लड़े थे, जिसके लिए कांग्रेस ने उनके लिए एक सीट छोड़ी थी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आज भी वो राजस्थान में कांग्रेस के सरकार में सहयोगी के तौर पे भी हैं, उनके नेता उसमें शामिल है सरकार में। तो एक बात यह है कि वो ऑलरेडी जो राजस्थान में है वो कांग्रेस के साथ है। अब हरियाणा में कांग्रेस के साथ वो हैं या नहीं है वो अलग नहीं है। हरियाणा में क्योंकि वो चुनाव से पहले नहीं लड़े थे, इस बार वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अब वो हरियाणा में किसके साथ लड़ेंगे? कांग्रेस के साथ, हुड्डा के साथ, उनके दीपेंद्र हुड्डा के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशन है। तो क्या वो दीपेंद्र हुड्डा मतलब कांग्रेस के अलायंस का हिस्सा बन के लड़ेंगे, या फिर जो चंद्रशेखर के साथ खासतौर से वो जिस तरह से एक्टिव हैं, चाहे वो राजस्थान में एक्टिव होने की बात हो, राजस्थान में वो चंद्रशेखर के साथ लगातार दौरे करते रहे हैं, मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर एक्टिव मोड में है और वो एक बहुत बड़ी रैली अभी भोपाल में कल की उन्होंने दिखाया है। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में वो सपा के साथ अपनी बात क्लियर कर चुके हैं, सपा उसमें हिस्सा रहेगी कि नहीं ये वो कांग्रेस, ये अलग बात है। लेकिन राजस्थान में वो कांग्रेस के अलायंस के अभी हिस्सा हैं। तो मुझे लगता है कि राजस्थान में समाजवादी पार्टी का उतना ग्राफ नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में रहा है, एक आध विधायक उनके जीतते रहे हैं, धर्मेंद्र यादव वहां पे लगातार एक्टिव हैं। लेकिन क्या वो कांग्रेस, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर चुनाव लड़ते हैं तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश में जाट वोट बहुत ज्यादा है नहीं, जो वोट है वो गुजर वोट है, और गुजर वोट भी एक बेल्ट है वहां, जहां खासतौर से मध्य प्रदेश की उस इलाके में है। तो मुझे लगता है अगर वहां पे जिस तरह से वो चंदन चौहान को आगे करके कर रहे हैं, तो राजस्थान में वो जाट गुजर कॉम्बिनेशन पे जरूर काम कर रहे हैं, दलित कॉम्बिनेशन पे कर रहे हैं। राजस्थान में गुजर जाट वोटर बहुत ज्यादा निर्णायक नहीं है वहां पे, तो मुझे लगता है गुजर कॉम्बिनेशन पे काम कर रहे हैं। लेकिन इन सारे कॉम्बिनेशन के बीच वो उत्तर प्रदेश में अभी आज भाई कह रहे थे कि वो तमाम जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि वो गुजरों को साथ में साध रहे हैं, लेकिन उस गुजरों को साधने के चक्कर में मुसलमानों को लगातार वो हंसिया पे भी डाल रहे हैं। उनके एजेंडे में वो मुसलमान जो है उसी तरीके से है जैसे समाजवादी पार्टी के एजेंडे में मुसलमान है। मुझे लगता है कि दोनों राजनीतिक दलों को, खासतौर से जो अलायंस हैं सपा आरएलडी, दोनों ये बात समझ चुके हैं कि मुसलमानों के पास कोई किसी तरह का कोई विकल्प नहीं है। इस मौके के लिए वो चंदन चौहान को जब लाए हैं तो किसको किसको साइडलाइन करके लाए हैं ये भी देख लीजिए। आज उनके संगठन के तौर पे देखा जाए तो मुस्लिम चेहरे के तौर पे किसको आप मानेंगे आरएलडी में? मुझे लगता है आरएलडी में इस बात को लेके भी एक चीज है, वो बात जरूर कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को मतलब जाट मुस्लिम गुजर ये तमाम कॉम्बिनेशन बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उस राजनीति में मुसलमानों का स्पेस किस तरीके से है, उसमें मुसलमानों की जगह किस तरीके से है, मुझे लगता है ये। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ने के लिए जो कॉम्बिनेशन जो बना रहे हैं वो जान रहे हैं कि जाट और मुसलमान एक साथ मिलकर भी चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत तमाम जो है जो अदर्स जातियां हैं बहुत बड़ी संख्या में हैं, चाहे वो गैर जाटो दलित जातियां हों, चाहे गैर जाट ओबीसी जातियां हों, ये बहुत बड़ी संख्या में है। और इस पे जो है भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी पकड़ है। आज भारतीय जनता पार्टी का वो कोर वोट बैंक बना हुआ है और उसी कोर वोट बैंक के सहारे भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2022 में एक अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही है। दूसरी चीज है अमीश भाई, हम उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द रखना चाहते हैं क्योंकि हमारे दर्शक भी ज्यादातर उत्तर प्रदेश के हैं, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश। दूसरी बात यह है कि आरएलडी जो है जरूर उसके इर्द गिर्द पश्चिम उत्तर प्रदेश का चुनाव, गठबंधन का चुनाव समेटा हुआ है, लेकिन क्या आरएलडी जो सोशल इंजीनियरिंग बना रही है, जिस कॉम्बिनेशन पे काम कर रही है, क्या उन तमाम जातियों को चुनाव लड़ाने की स्थिति में रहेगी? क्या गठबंधन में उसे इतनी सीटें मिल पाएंगी कि जिसमें वो तमाम जो अलग अलग कास्ट कॉम्बिनेशन है उसको बना सके? एक जाट को टिकट दे दे, एक मुस्लिम को दे दे, एक गुजर को दे दे, एक दलित को दे दे, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद उसके साथ क्या है? एक एक सीट बांट देंगी,
मुझे लगता है ऐसा नहीं है। अगर 2022 के चुनाव के लिहाज से देखें तो इनको 33 सीटें मिली हैं। अगर उसको हम 5 सीटों से गुणा कर देते हैं तब भी 5.5 सीटें, 6.5 सीटें बनती हैं। 6.5 सीटों में वो किसको किसको खुश रख पाएंगे? तो मुझे लगता है कि जो सोशल इंजीनियरिंग जयंत चौधरी बना रहे हैं उसको संतुष्ट करने के लिए उनके पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है और वो बहुत सीमित दायरा है, उसी के बीच में वो अपने आप को रखेंगे और वही जो है उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगी। और क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले लड़ने के लिए है, यहाँ उसके साथ कोई बहुत बड़ा अलायंस नहीं है, तो सारी सीटों पे उसके पास लड़ने के लिए है। उसके पास सैनी से लेके जाट गुर्जर सभी को लड़ाने के लिए हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा मैदान है खुला खेलने के लिए, इनके पास बहुत सीमित दायरा है, उस सीमित दायरे में लड़ना है। तो एक सीमित दायरे से किसी खुले बड़े इस आधार वाले को चुनौती देना मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा। जी हम कुमार अभिषेक के पास वापस लौटेंगे क्योंकि उनका नेटवर्क हमने चूंकि हम यूट्यूब पर लाइव हैं, ट्विटर और फेसबुक पर भी लाइव हैं। यूट्यूब पर हमने पोल एक पूछा है अपने दर्शकों से कि क्या अखिलेश और जयंत की जोड़ी 2024 में बीजेपी को शिकस्त दे पाएगी, मात दे पाएगी? इस पोल का जवाब, इस पोल में शामिल होइए भारी संख्या में और अपने सवाल भी पूछिए ताकि हम अपने एक्सपर्ट से उन सवालों पर उनकी राय ले सकें, जिससे थोड़ा 2024 की जो राजनीतिक तस्वीर है वो स्पष्ट हो सके। कुमार अभिषेक जी, हमने आपको बीच में रोक दिया था नेटवर्क की वजह से, आप अपनी बात कंप्लीट करें या अगर कबूल अहमद जी की किस बात पर आपको टिप्पणी करनी हो तो नहीं, मैं कबूल की बात को ही आगे बढ़ाना चाह रहा था। जो कबूल कह रहे हैं कि आखिर वो वहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं और तो किसकी कीमत पर बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से आसिफ मोहम्मद जी ने कहा कि वो एक पूरा गुलदस्ता बना करके चल रहे हैं, मुस्लिम, गुजर, दलित, जाट, और कबूल कह रहे हैं कि उसमें जो है मुसलमानों को वो जगह नहीं मिल रही और खास करके उनकी स्थिति भी जिस तरीके से अखिलेश यादव के कॉम्बिनेशन में मुस्लिम्स की है, कुछ उस तरीके की वेस्ट यूपी में हो रही है। तो मैं एक सवाल भी ले लूंगा इससे दोनों लोगों से कि क्या सचमुच ये स्थिति है? आसिफ मोहम्मद साहब इससे सहमत है क्या कि जो मुस्लिम का एक कॉम्बिनेशन बना करके वो चल रहे हैं? तो और कबूल भाई कह रहे हैं नहीं, मुस्लिम की स्थिति वैसी नहीं है, वो तो बिल्कुल सपा वाली स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही है। तो क्या ये स्थिति है? कबूल भाई आप बताइएगा कि फिर इनके सामने विकल्प क्या है? क्या कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे जिनका कोई जनाधार नहीं है, जिनका जो कब एक के अलावा दूसरी सीट जीतेंगे या नहीं? तो क्या मजबूरी में वो खड़े नहीं रहेंगे? सबको मालूम है कि हाँ वो ये वोटिंग तो मजबूरी की है, तो मजबूरी में फिर वैसे ही वोट करेंगे जैसे 2022 में किया था सपा को। मोहम्मद साहब पहले आप बता दीजिए। जी देखिए, पहले बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, कबूल अहमद साहब ने जो सवाल पूछा है वो एक्चुअली वो सवाल उनका गहराई है वो ये है कि रालोद के प्रदेश अध्यक्ष थे डॉक्टर मसूद अहमद, उनको हटाया गया, रामाशीष राय उनके बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद रालोद के युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वसीम राजा, उनको हटाया गया, उनकी जगह चंदन चौहान को लाया गया। तो इसके बाद जो है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ नेता हैं जैसे अमीर आलम है वो साइड लाइन है, जैसे राव वारिस हैं वो साइड लाइन है। तो इस तरह के सवाल जो है वो उनके मन में है, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी इनका जवाब भी है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ जो है वो बाहर बैठ के दिखता है कि मुसलमान जो है वो नेता वो नाराज हैं या पब्लिक जनता नाराज है, नहीं है। देखिए, पहली बात तो स्पष्ट ये है कि जो आम जनता है उनके मन में जो है लोकदल को लेकर के मुसलमानों में कोई नाराजगी नहीं है। नेताओं का जहां तक प्रश्न है वो मैं स्पष्ट कर दूं, वसीम राजा जो है वो सिवाल खास के रहने वाले हैं, वो सिवाल खास से विधानसभा का टिकट मांग रहे थे। समाजवादी पार्टी ने क्या किया कि वहां अखिलेश यादव ने गुलाम मोहम्मद को सिवाल खास से जो है वो लोग आरएलडी के टिकट पर कैंडिडेट बनाकर भेज दिया, वहां से वो विधायक चुने गए। वहां बहुत बड़ा प्रदर्शन होने लगा, गली गली जो है वो विरोध होने लगा, गांव गांव विरोध होने लगा। लेकिन जयंत चौधरी ने अपने लोगों को यह निर्देशित किया कि गुलाम मोहम्मद को चुनाव जिताना है। तो वसीम राजा तो कैंडिडेट भी नहीं बने थे और भी कई जाट प्रत्याशी वहां टिकट मांग रहे थे, लेकिन वहां से जिताया। तो मुसलमानों में तो इस बात की नाराजगी नहीं है क्योंकि जाटों ने ही वोट देकर मुसलमान विधायक बनवा दिया, एक स्थिति। दूसरी बात, वसीम राजा को अब देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति के सिनेरियो पर बात नहीं होती है मुसलमानों पर। आज मैं आपको बता रहा हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुसलमानों में सबसे ज्यादा राजनीतिक नेतृत्व जिन मुसलमानों के पास है वो राजपूत मुस्लिम नेता हैं, जैसे बाबू मुनकाद अली, कमाल अख्तर, शाहिद मंजूर, कादिर राणा और वसीम राजा, वो खुद भी राजपूत मुस्लिम बिरादरी से हैं। जबकि दूसरी मुस्लिम बिरादरियां भी हैं यहाँ पर।
तो प्रतिनिधित्व जो है वो बदल बदल कर मिले, इसकी बहुत आवश्यकता महसूस करता है मुसलमान भी। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अमीर आलम, जिनको जो अक्सर ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, वो सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, उनके बेटे नवाज आलम जो है विधायक रहे हैं बुढ़ाना से। तो देखिए, वो जो मुजफ्फरनगर दंगा था 2013 में, उसमें अमीर आलम को जो है वो पूरी तरह से विलेन के तौर पर जो है वो प्रदर्शित वो हुए थे। उन्हीं पर ये एलिगेशन था कि उन्हीं के फोन करने के बाद वो थाने से, जो जानसठ थाने से, कवाल का चूंकि थाना था जानसठ, तो उनके फोन करने के बाद ही वो जो आरोपी थे उनको छोड़ा गया था। हालांकि मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूं कि वो बात सही या नहीं है, लेकिन इस तरह की बातचीत थी। और एक और चीज है, अमीर आलम चूंकि उनको लेकर के, वो व्यवहार को लेकर के, और मुसलमानों में भी उनकी बहुत ज्यादा स्वीकार्यता नहीं है। एक बात बिल्कुल ठीक है, जिसको मैं कुबल अहमद साहब के वास्ते इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, एक नेता जरूर वो नजरअंदाज किए जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी किस्मत का मामला है। वो थाना भवन के नेता है राव वारिस। वो बहुत काबिल और युवा नेता हैं, और राव वारिस जो है वो जब बसपा की सरकार थी तो उस समय लोकदल से विधायक थे, और पूरी एक विधानसभा कार्यकाल में सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाले विधायक थे वो। उनको जरूर नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन वो विधानसभा, थाना भवन विधानसभा से, वहीं से अशरफ अली खान विधायक है लोकदल के। शायद उसकी वजह ये हो सकती है कि वो बीच में लोकदल छोड़ के बसपा में चले गए थे। तो ये कह देना कि मुसलमानों में नाराजगी है, कम से कम मुझे तो ग्राउंड पर वो नाराजगी कहीं दिखाई नहीं देती है। बल्कि मुसलमानों में जो है वो, अब ये बात है कि भाई मुसलमानों किसको बढ़ाएंगे, अब इसकी बहुत अधिक संभावना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुजर नेत्री हैं, युवा गुजर नेत्री हैं, जिनका ओरा बन रहा है, वो इकरा हसन है। तो अभी यहाँ क्षेत्र में लगभग तय हो गया कि कैराना लोकसभा से उनको जो है लोकदल के सिंबल पर लड़ाया जा सकता है, इस बात की चर्चा होने लगी है। तो वो किन नेताओं की बात संभवतः कबूल अहमद साहब कर रहे हैं, क्या उनकी जनता में भी स्वीकार्यता है या नहीं? कादिर राणा का प्रश्न जरूर था कि उनको लोकसभा आकर लड़े, कि उनको लोकसभा लड़ा है। कादिर राणा, चौधरी अजीत सिंह जब मुजफ्फरनगर में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आए थे 2019, तो शुरुआत में कादिर राणा जो है उन्हीं के यहाँ ठहरे थे, लेकिन बाद में वो दूसरी जगह शिफ्ट हुए थे। तो कादिर राणा जो है उनकी भी स्वीकार्यता, लोगों ने उनको भी नापसंद करना शुरू कर दिया, खासकर मुसलमानों ने। मुसलमानों के अंदर खुद एक द्वंद चल रहा है कि पहले से जो राजनीतिक तौर पर स्थापित चेहरे हैं, मुसलमान खुद उनसे मुक्ति पाना चाहता है, नए लोगों को मौका देना चाहता है। तो ये आम लोगों की बातचीत तो ये है। तो जहां तक मैं समझता हूँ कि ये तो कोई नाराजगी मुझे दिखाई नहीं देती है लोकदल में। एक बात है, मुसलमानों के मन में एक बात जरूर है कि वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जो है वो हराना चाहते हैं। अब हराने के लिए उनको जो है समाजवादी पार्टी, यहाँ कोई विकल्प जो है वो इंडिविजुअल नहीं दिखाई देती है, जब तक उसके पास प्लस वोट बैंक ना हो। क्योंकि प्लस वोट बैंक जो है वो लोकदल के पास है, और लोकदल के पास एक और क्वालिटी है कि इनका कार्यकर्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। बागपत के जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में फकरुद्दीन एक जिला पंचायत सदस्य थे मुस्लिम, उनके खिलाफ जो है पुलिस कार्रवाई करने लगी जिस प्रकार से कर रही थी। तो पिछले 10 मिनट में जैसे ये मैसेज पास हुआ कि उनको जो है वो गिरफ्तारी की जा सकती है, कुछ भी किया जा सकता है, तो 10 मिनट के अंतराल में ही लोकदल की लगभग 100 से ज्यादा कार्यकर्ता उनके घर पहुंच गए, और उनको उन्होंने, फिर लगातार भीड़ बढ़ती रही। हद यह हो गई कि वहां 200 गाड़ियां फिर बाद में लोकदल के कार्यकर्ताओं के पहुंच गई, और उनको प्रोटेक्ट कर लिया, उनको बचा लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दी। तो ये श्योरिटी देना चाहती है लोकदल कि किसी प्रकार से किसी मुस्लिम का अगर कोई उत्पीड़न होता है किसी प्रकार का, तो हम उसके साथ खड़े हैं। अगर वो, तो ये चीज ज्यादा बेहतर है। फिर 2013 के दंगे से पूरी तरह से मुजफ्फरनगर जो है, मुजफ्फरनगर आसपास का इलाका, अब वो उससे उब चुका है, वो खत्म हो चुकी है चीजें। और फिर से जो है वो प्रेम जो पहले कभी था, एक समय शामली और मुजफ्फरनगर में 9 विधानसभा सीटें 9 की 9 लोकदल की थी, उस स्थिति में लौट आए हैं। तो मैं तो कम से कम जो है वो इस बात से एग्री नहीं करता हूं कि मुसलमान नेताओं में नाराजगी है। जिन मुसलमान नेताओं में नाराजगी है ना, जिनमें 2022 में नाराजगी थी, वो अकेले चुनाव लड़के देख लेते। अगर वो 5,000 का आंकड़ा पार कर जाते या 3,000 का भी कर जाते तो हम ये बात समझ सकते थे। जी अभिषेक जी। कबूल भाई की भी टिप्पणी एक इस पर हो जाए। हेलो, क्योंकि अभिषेक जी का सवाल दोनों लोगों से था। कबूल भाई, कबूल भाई आपको आवाज आ रही है? कबूल भाई का लगता है फ्रीज हो गया है, लेकिन जैसे ही जुड़ेंगे हम लोग उनसे सवाल लेंगे। लेकिन जो बात आस मोहम्मद कह रहे हैं वो बात, आस मोहम्मद जी, अब कबूल भाई जुड़े, मैं सवाल एक और ले लेता हूँ कि भाई क्या ये मजबूरी का विकल्प है, या ये बिल्कुल मतलब अब दोनों बाहें फैला करके मुसलमान जो है ये इसको एक्सेप्ट कर चुका है? देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ। एक तो ये है कि राजनीतिक तौर पर बहुत, अभिषेक जी चूंकि आप सीनियर जर्नलिस्ट है तो सीनियर ही सवाल पूछेंगे, सीनियरिटी के लेवल से। देखिए, एक चीज तो ये है स्पष्ट कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसको मुसलमानों ने, लगभग अधिकतर मुसलमानों ने मान लिया है कि वो उनके प्रति नकारात्मक है। तो मैं समझता हूँ एक राजनीतिक संवैधानिक जहां लोकतंत्र हो वहां इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हो गया है। तो कहीं कहीं तो ये मजबूरी भी है, बहुत क्लियर बात है। लेकिन कहीं कहीं जो है इससे बेहतर विकल्प भी नहीं है, क्योंकि पुराना
गठजोड़ जो है वो कामयाब रहा है। चौधरी चरण सिंह जी के जमाने में जब कमेरा वर्ग जो है वो एक था, तो उस समय एक तो दोनों समूह मुसलमान और जाट मिलकर के जो है वो राजनीति करते थे और एकजुट होकर काम करते थे। प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक तो जब चरण सिंह बन गए तो मुजफ्फरनगर और शामली के दोनों जिलों को मिलाकर के तब एक जिला था, तो 9 विधायक थे, तो 9 के 9 लोक दल के थे। तो उनमें जो है वो ये वाली चीजें तो मुझे नहीं दिखती है कि भाई अब भाजपा के खिलाफ ही जाना है। पसमानदा की बात अगर भाजपा करने लगी तो थोड़ी बहुत तो सकारात्मक बातें भाजपा की भी हो जाती हैं पसमानदा को लेकर के, लेकिन वो विश्वास तो बहाली नहीं हो पा रही है भाजपा की तरफ से। लेकिन हाँ, ये सही है कि वो, हाँ कपूर साहब आगे शायद। जी जी जी, वही मैं कह रहा था आसमान साहब। कबूल कबूल भाई, आपको आवाज आ रही है हमारी? नहीं, उनका उनका नेटवर्क अभी भी गड़बड़ है। आज साहब आप कंटिन्यू करिए जो कह रहे थे। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। तो मेरा ये कहना है कि ये जो कमेरा वर्ग वाली बात है, इसमें जो है वो मुसलमान जो हैं वो देखिए, एक हाल का ये बहुत बड़ी बात होगी जो मैं कह रहा हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेट मुझे ये बात कहनी ही पड़ रही है ताकि आपको पता चल जाए। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा समूह है पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो गैर जाट गैर मुसलमान है, और वो बहुत बड़ा समूह जो है जो दूसरी ओबीसी जातियों का है या कुछ उसमें प्रकाश खासकर वैश्य हिंदू समुदाय है, यानी बनिया जिसको हम आम बातचीत में कहते हैं। तो वो जो है वो जाटों को भी उतना ही नापसंद करता है जितना वो मुसलमानों को नापसंद करते हैं, किन्हीं कारणों से, उनकी दबंगई के कारणों से या किन्हीं अन्य कारणों से या उनके राजनीतिक वर्चस्व की वजह से, क्योंकि लंबे समय तक जो है वो यहाँ पर जाटों की राजनीति का वर्चस्व रहा है और मुसलमानों के साथ चूंकि मिलकर राजनीति करते रहे हैं, तो इसलिए वो एक विकल्प बन गया है। और इसलिए जाट, गुर्जर और दलित और मुसलमान अगर 4 लोग साथ मिलकर आते हैं, चूंकि कमेरा वर्ग क्या है कि अभी चंद्रशेखर राजा से जब ये पूछा गया था कि भाई आप ये बता दीजिए कि ये वायबल है क्या, मेरा सवाल यह है कि क्या ये चारों एक साथ आ सकते हैं या क्या चारों एक साथ आ रहे हैं? मतलब मुझे गुर्जर, जाट और मुसलमान क्या एक साथ आ रहे हैं, या बीजेपी ने इस तरीके का माहौल बना रखा है कि कहने को तो आप कह लें ये कॉम्बिनेशन जोड़ लें, लेकिन इतना आसान नहीं है कि गुर्जर जाट और गुर्जर मुसलमान ये एक साथ आकर के एक कॉम्बिनेशन बन जाए। फॉर्मूले पे आते हैं, फॉर्मूले पे देखिए आप मोहम्मद ले लेते हैं, फिर आपसे भी ले लेंगे इस पर जवाब। बिल्कुल। एक तो पहली बात ये है कि आस भाई, मैंने ये नहीं कहा है कि मुसलमान जो है आरएलडी से नाराज। मैंने ये कहा कि आरएलडी के एजेंडे में कौन सा मुसलमान है। क्या जिस तरह से आरएलडी में चंदन चौहान है, या जिस तरह से जो है मुंशी रामपाल हैं दलित चेहरे के तौर पे, जिस तरह से त्यागी जी महासचिव हैं, इस तरह से क्या आरएलडी में कोई मुस्लिम चेहरा है जो आप मुझे नहीं बता पाए कि कौन, अगर हम किसी को अगर माना जाए आरएलडी का कौन सा मुस्लिम चेहरा है जो जयंत के साथ कदम था। विधानसभा चुनाव में हमने देखा शाहिद सिद्दीकी उनके साथ बहुत घूम रहे थे, मुसलमानों के नेता हैं, राज्यसभा भी रहे हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो मोदी जी के लिए मुसलमानों के बीच में पैठ कर रहे हैं। ये भी आप देख रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज है, आपने मुझे बताया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है मुसलमानों की वो राजपूतों के पास है, राजपूत रांगड़ों के पास है। लेकिन क्या राजपूत रांगड़ इतनी बड़ी संख्या में हैं कि वो इतनी उत्तर प्रदेश के चुनाव को निश्चित तौर पे, क्योंकि वो यहाँ की सबसे ज्यादा प्रभुत्व वाली कौम है, वो मुसलमानों के नाम पे चुनाव तमाम, ऐसी एक भी सीट नहीं जो अपने दम पे कोई भी रांगड़ मुसलमान जीत जाए। मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूसरी और भी जातियां हैं और जिन पे खासतौर से अगर देखा जाए तो जो है वो तेली जातियां हैं, कुरैशी जातियां हैं। दूसरी जो है रांगड़, वो क्या कहते हैं, घाड़ी बिरादरी जो खासतौर मुजफ्फरनगर और सहारनपुर बड़ी संख्या में है। 2.5 लाख। हाँ, तीसरी जात झोजा है मुसलमानों में जो बिजनौर में बड़ी अच्छी संख्या में है। फिर अंसारियों की बड़ी संख्या है जो मुरादाबाद से लेके मेरठ तक में बहुत प्रभावित लगती है। हाँ, दूसरी बात फिर आ जाइए, जो अपर क्लास में सैयदों की लॉबी है वो भी बहुत अच्छी तक खासी है। क्या उन सब को राजनीति में इग्नोर करके पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत सिर्फ रांगड़ों के सहारे या राजपूत मुसलमानों के सहारे की जा सकती है? एक चीज। दूसरी चीज है, जिन जातियों को हमने बताया वो बड़ी संख्या में है, बड़ी संख्या में उसमें तमाम जातियां, अगर हम सैयद को छोड़ दें तो सब ज्यादातर पसमानदा कौमें हैं। उनके अंदर भी राजनीतिक चेतना जागी है, चाहे वो कुरैशी हो, चाहे वो मेरठ से लेके सहारनपुर देख लीजिए, तमाम जगह कुरैशी पॉलिटिक्स हावी है या नहीं।
है, चाहे वो याकूब कुरैशी हो, हाजी फजलुर रहमान हो, दूसरी चीजें। फिर आप आ जाइए खासतौर से जो हमने कहा घाड़ी बिरादरी के, तो घाड़ी बिरादरी के माजिद भी खुद सहारनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। उनकी पूरी आज एक भी विधायक उनकी पार्टी का नहीं बचा है, मतलब घाड़ी बिरादरी का, तो उनके अंदर भी चेतना है। लेकिन क्या आरएलडी में ये तमाम जो जातियां मुसलमानों की हैं, कोई लीडरशिप, हम तो ये जानना चाहते हैं कि चलिए इन जातियों को भी छोड़ देते हैं, क्या कोई ऐसा लीडरशिप है जिसको हम बता सकें? मिराजुद्दीन है, डॉक्टर मिराजुद्दीन है, उनका क्या आधार है मिराजुद्दीन का? वो अगर वो हो जाए, जिस जगह के रहने वाले हैं, रटौल में कि ननिहाल में वो मेरठ रहते हैं, रटौल में वो नगर पंचायत के चुनाव भी नहीं जीत सकते। अब तो नगर पंचायत हो गई, प्रधानी चुनाव छोड़ दीजिए, जहां पे उनके पेट्रोल पंप से लेके सब कुछ है। दूसरी बात आप आ जाइए, ये बात जरूर है कि राव वारिस जो है निश्चित तौर पर बड़े नेता है, अमीर आलम के लिए आपने बताया, लेकिन क्या आज आरएलडी के खांचे में कौन फिट बैठ रहा है? कौन ऐसा चेहरा है जिसको वो आगे करके मुसलमानों का वोट लेंगे? क्या मुसलमानों? दूसरी चीज, कुमार शेख भाई ने एकदम जो कहा, निश्चित तौर पे दरअसल मुसलमानों के राजनीतिक जो एजेंडा है, उस एजेंडे में उनके अंदर अपने राजनीतिक चेतना नहीं है, बल्कि उनके सामने सबसे ज्यादा जो संकट है वो भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को हराना ही उनका एजेंडा है। यही वजह है कि मुसलमानों की सियासत आज इस जगह पे खड़ी है कि न समाजवादी पार्टी में गिनाने के लिए कोई मुसलमान है, न ही आरएलडी के पास है। आपने आज भाई आपने तमाम नेता का नाम बताया, लेकिन क्या आरएलडी का कोई चेहरा है? मैं ये जानना चाहता हूँ, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि क्या जिस बात को कुमार अभिषेक भाई ने कहा, मैं उस सवाल पे आना चाहता हूं कि जिस तरह का वो गुलदस्ता बना रहे हैं जाट को, आज वो जाटों के एक छत्र राज के नेता नहीं हो पाए अभी भी। आज भी 50% दो विधानसभा चुनाव में भी 50% से कम के ही जाटों के नेता के तौर पे वो स्थापित हो पाए हैं। दूसरी चीज आ जाइए, मुसलमानों के पास तो कोई मजबूरी नहीं है, कोई वो तो है ही नहीं, इसलिए वो मजबूरी मोड़ देता है, वो मजबूरी में ही देता रहेगा। दूसरी तरफ आ जाइए गुर्जरों का, गुर्जरों ने कितना विधानसभा चुनाव में वोट दिया, देख लीजिए, नतीजा आपके सामने है। तीसरी बात आप आ जाइए दलितों का वोट क्या आरएलडी को कितना मिलता रहा है? मुझे लगता है कि जब 2024 का चुनाव होगा, 2024 के चुनाव में मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी दो चीजों के साथ चुनाव में उतरने जा रही है। एक, मजबूत उसके पास सोशल इंजीनियरिंग है। दूसरी चीज ये है, उसके पास जो है एक मजबूत चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में। दूसरा है एक चेहरा है योगी आदित्यनाथ के रूप। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसमें ध्रुवीकरण भी बहुत तेजी से है, और उसकी वजह यह है कि मुसलमानों की बड़ी संख्या में पश्चिम उत्तर प्रदेश में होना, यही है कि भारतीय जनता पार्टी को है। तीसरी बात यह है कि यादव यहाँ है नहीं। अगर हम बुलंदशहर और थोड़ा सा गाजियाबाद छोड़ दें तो यादव है नहीं। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, अब आ जाइए सैनी भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक है। कश्यप समाजवादी भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक बना हुआ है। गैर दलित जो है वाल्मीकि से लेके खटीक तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। तीसरी चीज, पश्चिम उत्तर प्रदेश को जो बार बार जाट लैंड कहा जाता है, मैं कुमार अभिषेक भाई ये कहना चाहता हूं, वो जाट लैंड नहीं बल्कि ठाकुर लैंड है। अगर आप उठा के देख लीजिए तो ठाकुरों की बड़ी संख्या में है, और ठाकुर केवल ठाकुर हिंदुओं में ही नहीं, मुसलमानों में भी है। जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीडरशिप है वो ठाकुर मुस्लिम की लीडरशिप है। लेकिन वो पहले मुसलमान है ना, ठाकुर तो बाद में। ठाकुर तो वो वोटिंग तो ठाकुर के हिसाब से नहीं करते ना, मुस्लिम के हिसाब से। नहीं अभिषेक भाई, महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी मूर्ति जो है सरदारा में मुसलमानों ने ही मूर्ति बना रखी है। ये भी बड़ी बात है। आज भी वोटिंग पैटर्न की बात कर रहा हूँ। वोटिंग पैटर्न अगर वोटिंग पैटर्न में साथ वाला ही है ना, वो तो कोई ठाकुर होने की वजह से बीजेपी को तो नहीं करेंगे ना। यस, ये बात मान सकता हूँ, लेकिन जब अगर एक तरफ इनको हम ठाकुरों को कर दें, दूसरी तरफ बाकी मुसलमानों को कर दें, तो बहुत बड़ा पल्ला भारी हो जाएगा। उसके आगे केवल 12 से 10% होंगे। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि दरअसल पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई भी मुस्लिम पॉलिटिक्स बार बार कही जाती है, मुस्लिम पॉलिटिक्स ना कह के अगर उसको मुस्लिम वोट बैंक कहा जाए तो मैं उससे सहमत हो सकता हूँ। कोई मुस्लिम लीडरशिप नहीं है, ना कोई मुस्लिम पॉलिटिक्स है, यहाँ सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक है। और उस मुस्लिम वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वो उसके साथ जा सकता है जो पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी से चुनाव में लड़ती हुई दिखेगी। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के जो सियासी समीकरण है उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि गठबंधन के बीच में है। ऐसे में मुसलमानों की जो राजनीति है वो राजनीति सिर्फ जो है गठबंधन के साथ खड़ी हो सकती है, क्योंकि बसपा जो कर रही है एक दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन वो जमीन पे उतना उतरता नहीं दिख रहा है। उसकी वजह यह है
कि जो बसपा है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का ठप्पा लगा हुआ है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि मायावती जमीन पे खुद नहीं सक्रिय, उनका कैडर सक्रिय है, उनके जो कोऑर्डिनेटर सक्रिय हैं, लेकिन वो सक्रिय नहीं है। उनके न सक्रिय होने से जो दलित है वो भी नहीं यूनाइट हो पा रहा है, ना मुसलमान हो पा रहा, भरोसा जता पा रहा। तीसरी चीज कांग्रेस की बात आती है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सियासत में आज कहाँ वेंटिलेटर पड़ी हुई है। राहुल गांधी ने 2.5 दिन की यात्रा करके एक मैसेज देने की कोशिश की है, लेकिन मुसलमानों का विश्वास नहीं बन पा रहा है। मुसलमान बड़ी संख्या में उसमें गए, लेकिन क्या मुसलमान जो है दगे हुए घोड़े पे या उस तरह पे दांव लगाना मुझे लगता है नहीं बेहतर। दरअसल उसको लगता है कि हम तभी लड़ सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को, और इसी का फायदा आरएलडी और समाजवादी पार्टी बाखूबी उठा रही हैं। और इसीलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने संगठन बनाया, संगठन में उन्होंने नेता भी रखे, लेकिन कोई ऐसे चेहरे को स्पेस नहीं दिया। इकरा की बात कर रहे थे, इकरा आज तो समाजवादी पार्टी में है ना, क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकारिणी में इकरा को जगह मिल सकती थी ना? नहीं मिली ना। क्या उनके बेटे नाहिद हसन से बड़ा गुर्जर मुसलमान नेता तो कोई नहीं है, कोई मिला? किसी को जगह मिली? रांगड़ राजपूतों की बात हो रही, समाजवादी पार्टी में कादिर राणा बसपा छोड़ के आए हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, क्या उनको स्पेस मिला? नहीं मिला। उन्हीं के साथ जो है उन्हीं के जिले के आते हैं हरेंद्र मलिक, तो उनको महासचिव बना दिया जाता है। और गुर्जर वोट नहीं दे रहा है, तब भी गुर्जरों को आप जो है महासचिव से लेकर सचिव तक बनाए रखे हैं। अखिलेश यादव का सबसे भरोसेमंद चेहरा अतुल प्रधान है। तो मुझे लगता है कि ये भी तो देखने वाली बात है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो चुनाव का मुकाबला है उसमें पश्चिम में मुस्लिम जो है कोई लीडरशिप नहीं है, ना कोई पॉलिटिक्स है, वो सिर्फ एक वोट बैंक है। और वो वोट बैंक जो है बन गया है, और वो वोट बैंक इस तरह से बना हुआ है, एक मजबूरी है उसकी, और उस मजबूरी के सामने उसके पास कोई विकल्प नहीं है। यही वजह है कि सपा और आरएलडी दोनों जो है इसका पूरी तरह से दोहन कर रही हैं। और ना ही वो, आप विधानसभा चुनाव देख लीजिए तो टिकटों की संख्या भी उतनी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि इसीलिए आरएलडी भी समझ रही है और समाजवादी भी समझ रही है कि ये जाएंगे तो जाएंगे कहां, इसीलिए वो दूसरे कॉम्बिनेशन पे काम कर रहे हैं। हो सकता है चुनाव में भी, क्या मुजफ्फरनगर जैसी सीट पे जहां से मुस्लिम सांसद हुआ करता था, आरएलडी की इतनी हिम्मत है कि वहां से मुस्लिम चेहरे को कैंडिडेट बना दे? नहीं, ये सब चीजें तो अब मुसलमान भूल रहा है ना, जैसे आसिफ मोहम्मद भी कह रहे हैं कि मुस्लिम इन सब चीजों को भूल करके अब आगे बढ़ चुका है, और वो चाहता है भाई बीजेपी को हराने के लिए हमारी पॉलिटिक्स हो जाए। अब जैसे वो कह रहे हैं, इकरा की बात कह रहे हैं कि इकरा एक ऐसे चेहरा है जो कि वहां से लड़ सकती है। तो ऐसे नए चेहरों को आगे आने पर आपको नहीं लगता है कि पूरा मुस्लिम समाज खड़ा हो जाएगा उनके साथ? आपको देखिए अभिषेक जी, क्या अगर आप कुबुल भाई से पूछ रहे हैं तो मैं माफी के साथ, कुबुल भाई खाली ये छोटा सा एक आंसर ले लें, उसके बाद फिर आप तक। हाँ ठीक है। सवाल पूछने वालों में दरअसल मैं यही बात, इकरा को निश्चित तौर पे है, मगर इकरा क्या सपा से लड़ेंगी या आरएलडी से लड़ेंगी? वो किस पार्टी से? क्या उनका भाई सपा से विधायक कहीं से भी लड़े, घी गिरेगा तो दाल में ही ना, मुस्लिम वोट कहा जाएगा, गठबंधन भी तो ये ऐसा नहीं है भाई, घी गिरेगा दाल में जरूर है, लेकिन एक बेचैनी है ना, उनको आरएलडी में स्पेस मिल पा रहा है। वो आरएलडी के मंच पे शोभा तो बढ़ा रही है, आरएलडी के मंच पे वो जिताने की अपील तो कर रही हैं, लेकिन क्या आरएलडी में उसी तरह का जाट जो है इकरा के साथ खड़ा हो पाएगा? एक बड़ी बात यह है, हमने देखा है सहारनपुर में क्या गुजरों ने और जाटों ने क्या भूमिका निभाई है तो ये भी दिखा है। आप खाली अगर छोड़ दीजिए, अगर अभिषेक भाई 4 जिले में छोड़ दें, बागपत, मेरठ, इकरा मुसलमान मानी जाएंगी या गुजर मानी जाएंगी जब वोटिंग होगा? तो वही तो उन्होंने जो सवाल किया कि जब गुजर की बात आई तो उन्होंने इकरा का नाम लिया, तो वहां पे क्या गुजर मुसलमानों के लिए हो जाएंगे इकरा के पीछे कि वो भाई वो गुजर है? एक भाई वो मुसलमानों के लिए तो मुसलमान रहेंगी, लेकिन जो है जाटों के लिए भी मुसलमान रहेंगी, ये भी बड़ी बात है। तो यही चीज है, जाटों के लिए भी मुसलमान रहेंगी, वो आरएलडी नहीं, कैंडिडेट नहीं हो पाएंगी। तो यही जो सबसे बड़ा जो जो बीजेपी की जीत का आधार है वो यही तय कर रहा है। जब तक जो है जाट जो है आरएलडी को आरएलडी किसान के तौर पे नहीं देखेगा, या जो किसानों की बात जयंत कर रहे हैं, वो किसानों के नाम पे गुजर को तो जिता सकते हैं, लेकिन किसानों के नाम पे क्या मुसलमानों को जिता सकते हैं? मुझे लगता है ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। जयंत मोहम्मद साहब बताइए, आप कह रहे थे। देखिए बहुत माफी के साथ कुबुल भाई जो हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन उनकी कुछ चीजों से तो मैं सहमत हूँ, और काफी उन्होंने आज उनको पहली बार जो है इतना आक्रामक और इतना जज्बाती देखा है, तो उनका सम्मान। लेकिन सवाल ये है कि देखिए, पहली चीज तो ये है कि एलम और ऊन, कैराना लोकसभा के 2 बड़े गांव हैं। एलम वहां है जहां राहुल गांधी ने स्टे किया था, और ऊन वो जगह है जहां
कि जाटों ने बहुत भारी पंचायत करके इकरा हसन को गोद लिया था जब नाहिद हसन जेल में थे कि ये हमारी बेटी है, गोद लिया था बकायदा। और पूरा चुनाव जो था नाहिद हसन का, जब वो जेल में थे तो वो जाटों ने उसके पूरे चुनाव की लीड किया था और इकरा हसन को वो आगे लेके चलते थे। एक बार 2018 के चुनाव में रमजान में वो चुनाव हुआ था, और रमजान में आप जान सकते हैं कि गर्मी बहुत थी और मुसलमान कार्यकर्ता जो है वो निकलने से 5 बजे से पहले घर लौट जाता था, निकलने से भी झिझक थी, उसमें थका हुआ भी था। तो 2018 का चुनाव जो उपचुनाव था कैराना लोकसभा का, तबस्सुम हसन ने चुनाव लड़ा था। जाटों ने आगे रह करके पूरे चुनाव की कमान संभाल करके, लोकदल का वो चुनाव था, उनका एक भी सांसद नहीं था लोकसभा लोकदल का, तबस्सुम हसन को जिताया था। ये अलग बात है कि विपक्ष का सारा वोट उनको पड़ा था। एक घटना भी है एलम में जिसकी बात मैंने की, तो वहां पर लाइन में मुस्लिम औरतें भी लगी हुई थी और रमजान का वक्त हो गया था शाम में, तो रास्ता दे करके जाट महिलाओं ने अपनी लाइन से हट करके उनको आगे करके कहा था कि तुम पहले वोट डाल लो क्योंकि तुम्हें घर जाना है। तो ये समरसता, ये सौहार्द था और ये प्रेम ग्राउंड पर भी दिखाई दिया था। तो अब तक कहीं से मुसलमानों को कम से कम ऐसा नहीं लग रहा है कि जाट जो है वो उनके साथ किसी प्रकार से कोई तो आपको मैं थोड़ा सा रोकूं, आपको लगता है, मतलब आपकी बातों से मैं ये समझ रहा हूं कि मुस्लिम और जाट का जेल इतना ज्यादा हो चुका है, मतलब इस तरीके से उन दोनों की में जेल हो चुका है कि अब मुस्लिम और जाट में कोई भेद ही नहीं रहा, जबकि डेटा तो ये कहता है कि 50% से ज्यादा जाटों ने तो अभी 58% वोट किया है। वही बात है ना मुझे 58% से ज्यादा तो वोट जाटों ने, किसान आंदोलन के बावजूद जाटों ने वोट तो बीजेपी को दिया ना। हाँ नहीं, मैं आपको बताता हूँ नीरज जी, अब तो आप जो है प्लीज, आपने जो है ना चर्चा शुरू कर दी है, तो अब मैं भी इसको जो है थोड़ा आगे बढ़ा दूंगा। देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये जो 2022 का विधानसभा चुनाव था जिसमें आप 58% की बात करते हैं, तो वो 58% का जो सिनोरिया आप लाते हैं, चूंकि वो ओवरऑल देखा जाता है, तो उस ओवरऑल में कासगंज, हाथरस, अलीगढ़ और आगरा, मथुरा, ये 5 जिले भी आते हैं जहां का रेशो जो है वो कम रहा है। यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत की सिटिंग सीट से अहमद हमीद, जो कोकब हमीद के बेटे हैं, वो चुनाव हार गए थे। तो देखिए, यहाँ 2-3 चीजें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। पहला तो ये हुआ कि जाटों का पूरा वर्ग जो है ये नकारात्मक प्रचार उनमें होने लगा। जो कुछ जाट उसमें जो है वो बह गए कि जयंत चौधरी को अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको जो यथोचित सम्मान है वो नहीं दे रहे हैं, डिप्टी सीएम घोषित नहीं किया है। दूसरी बात, ये नेगेटिव प्रचार चला गया कि तुम्हारे टिकट पर, आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर वो समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये 2-3 चीजें नकारात्मक हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। इससे संभवतः उन्होंने सबक सीखा और इसका आगे कुछ दिखाई देगा। लेकिन 58% में फिर जाटों में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% जो है जयंत चौधरी, जाटों में अभी भारतीय जनता पार्टी का भी कुछ आधार है, और वो कुछ आधार जो है वो आरएसएस की पेट के चलते हैं या कुछ ऐसे हैं जो पुराने लोग हैं। तो लेकिन जयंत चौधरी को जहां तक नेता स्थापित करने की बात है, तो वो बहुमत के आधार पर 70-80% जाट जो है जयंत चौधरी को अपना नेता जो है स्थापित करना चाहते हैं। ये तो जाटों का प्रश्न है। लेकिन एक चीज और बता दीजिए, अब तो ये पार्लियामेंट का चुनाव होगा, मोदी प्रधानमंत्री के चेहरा है, मोदी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या जाट फिर भी जयंत के साथ ही खड़े हो जाएंगे कि गठबंधन के तरफ वो चले जाएं, या फिर जाट, जब उनको उप मुख्यमंत्री बनना था, उत्तर प्रदेश की सियासत थी जहां पर कि उनका बड़ा चेहरा होने वाला था, वहां तो जाट 42% गया, अब मोदी के नाम पर क्या वो 50%, 60% चला जाएगा क्या? अभी आप देखिए, आज जयंत चौधरी ने एक और बात कही है। अभिषेक जी, आपके सवाल का जवाब उस बातचीत में है। देखिए, वो कह रहे हैं कि जब 2019 का चुनाव था तो ठीक उस समय जो है वो कोरोना की पाबंदियां बढ़ गई, तो हम लोग जो है डिजिटलाइज उतना ज्यादा नहीं है जितना जो है भारतीय जनता पार्टी डिजिटलाइज्ड है, तो हम अपनी बात लोगों के बीच जाकर नहीं कह पाए। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का लाभ मिला, इसलिए बागपत और मुजफ्फरनगर सीट जो लोकसभा सीट हार गए थे, तो क्यों करके हारे थे, बहुत नजदीक से हारे थे, तो वो हम उसको दूर करेंगे। 1500 गांव में हम घर घर जाकर के लोगों को कनेक्ट करेंगे। तो मोदी का जो चेहरा है, निसंदेह वो बहुत बड़ा चेहरा है, और जब मोदी को पसंद करने की बात आती है तो जो दूसरा पीएम कैंडिडेट के तौर पर सामने है, जो भी कोई है, चाहे विपक्ष के गठबंधन के हैं या कांग्रेस के कोई है, तो वो वहां कमजोर पड़ जाते हैं। मोदी बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन कहीं से एक ये भी अंतर्मन में चल रहा है कि हम अपने नेता को कम से कम 4 सांसद वाली स्थिति तक
जहां चौधरी अजीत सिंह एक बार अधिकतम लोकदल 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर रही है। हरीश नागपाल थे, अमरोहा से मुंशी रामपाल थे और चौधरी अजीत सिंह थे। आसिम मोहम्मद साहब थोड़ा वक्त का तकाजा है, मैं हम कुछ ज्यादा ही एक ही सवाल पे अटक गए। मैं थोड़ा क्योंकि हमारे दर्शक भी पूछ रहे हैं, हम वो दलित फैक्टर पे बात कर रहे थे जिसकी चर्चा कबूल अहमद ने बीच में की है जयंत चौधरी ने कि चंद्रशेखर के साथ उनका साथ जो है वो बना रहेगा आगे भी। तो एक टिप्पणी कबूल से लेंगे और एक आसिम मोहम्मद जी आपसे पूछेंगे। आपने भी चंद्रशेखर का चूंकि जिक्र किया था, मैंने उस वक्त आपको रोक दिया था। तो कबूल, आपने खुद कहा कि मायावती सक्रिय नहीं है, इसलिए वो जो उनका वोट है वो थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। और फिर अब पाँच साल बीत भी गए हैं 2019 को। चंद्रशेखर धीरे धीरे बढ़ते हुए थोड़ी लोकप्रियता उनकी बन रही है या नहीं बन रही है। तो ये जो दलितों को लेकर अखिलेश यादव ने, माफ कीजिएगा, जयंत चौधरी ने भी कहा अपने विधायकों को कि एक बड़ा हिस्सा अपनी विधायक निधि का दलितों पर खर्च कीजिए। तो क्या ये दलित वोट जो है, क्या ये इस जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के कॉम्बिनेशन की तरफ आ सकता है पश्चिमी यूपी में? देखिए नीरज जी, ये बात तो सच है कि 2022 के चुनाव के बाद जयंत ने इस बात को महसूस किया कि हम सिर्फ जाट और मुस्लिम 2 वोटों के सहारे पश्चिम उत्तर प्रदेश को नहीं जीत सकते। और उसका रीजन ये था कि मुसलमान तो उनके साथ पूरा था, लेकिन जाट भी पूरा नहीं था। अगर देखा जाए तो जाटों का 50% से ज्यादा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। तो यही वजह है कि उनको लग रहा है कि हमें दूसरे कॉम्बिनेशन पे काम करना चाहिए। उनके लिए उसमें साफ दिख रहा है कि दलित वोट एक ऐसा है कि मायावती के सक्रिय न होने से और चंद्रशेखर के एक्टिव होने से वो वोट कहीं जाए। अगर हम चंद्रशेखर को अपने साथ रख लेते हैं तो हम उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो बेहतर करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, अपनी पार्टी का आधार बढ़ाना चाहते हैं, उसमें भी चंद्रशेखर उनके लिए अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। चाहे वो पश्चिम राजस्थान की बात हो या हरियाणा की बात हो या फिर मध्य प्रदेश की बात हो। मध्य प्रदेश में बड़ी रैलियों में अच्छी खासी भीड़ थी चंद्रशेखर जी। नीरज भाई, ये तीसरी रैली उनकी थी जहां पे इतनी बड़ी संख्या में उनकी भीड़ आई है। लेकिन इसके पीछे कई और भी दूसरे कारण हैं कि जो प्रीतम लोधी हैं, जो खासतौर से वहां पे एक नए नेता के तौर पे उभरे हैं और वो बहुत बड़ा एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, मुझे लगता है, इन तमाम जातियों को एकजुट करने के आरक्षण के आंदोलन, आरक्षण के नाम पे। और ये जो रैली हुई थी, ये रैली भी दरअसल करणी सेना के जवाब में हुई थी। अभी जनवरी में करणी सेना की एक रैली हुई थी जो भोपाल में 4 दिन तक डेरा डाले हुए थी। तो मुझे लगता है ये उसके रिएक्शन में भी ये रैली हुई है, तो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण रैली रही है। तमाम भीड़ें इकट्ठा हुई हैं। उसमें नारा था कि अगर हम इसके बाद आएंगे तो और बड़ी बड़ी ताकत से आएंगे। और उसमें जो है चंद्रशेखर का जाना, चंद्रशेखर का एक्टिव होना और उनको एक दिशा देना, तो मुझे लगता है वो चंद्रशेखर की राजनीति को उभार रहा है। लेकिन चंद्रशेखर अभी भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो मायावती के जो वोटर है या जो बसपा का वोटर है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से जाटो है, उसके बीच में बसपा की तरह अपनी विश्वसनीयता या अपना भरोसा कायम नहीं कर पाए हैं। उसके पीछे कई कारण हैं कि जो अभी खासतौर से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मायावती ना एक्टिव होते हुए भी जो दलितों का बड़ा वो वोटर है, वो अभी भी खासतौर से जाटों का, वो अभी भी मायावती की तरफ ही उम्मीद के साथ देख रहा है। लेकिन चंद्रशेखर उन्हें खासतौर से खतौली के चुनाव में और मैनपुरी में जो वोट गया है गठबंधन में वो, लेकिन जब जाट और खासतौर से आरएलडी के साथ होगी तो मुझे लगता है कि वो चीजें, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट और दलित के बीच में थोड़ा सा सामाजिक जो ताना बाना रहा, उसकी वजह से भी दलित थोड़ा सा बसता रहा है। अभी आज भाई कह रहे थे कि तमाम ऐसी जातियां हैं जो खासतौर से बैस की बात कर रहे हैं कि वो बसती हैं जाटों के साथ साथ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अम्ब्रेला ऐसा है कि उसके साथ वो खड़ी नजर आती है जाट के साथ साथ, लेकिन हिंदुत्व का एक ऐसा अम्ब्रेला है उसके साथ खड़ी नजर आती है। तो मुझे लगता है कि जयंत जो है कोशिश कर रहे हैं और कोशिश उनकी ये है कि जो दलित वोट विधानसभा में किसी तरह से भाजपा में खिसक गया है या बसपा के साथ रहा, उसका अगर हमें 25-30% भी चंद्रशेखर के सहारे आ जाता है और अगर हमारे साथ जितना मेरा जाट है उतना जुड़ा रहा, मुसलमानों का जिस तरह से भाजपा को हराने के लिए वो अगर एक साथ रहा और इसमें गुजर, तो एक कॉम्बिनेशन बन सकता है जहां पे वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकते हैं। इसीलिए वो चंद्रशेखर को लेके नरम है और चंद्रशेखर को वो जो है अपने अलायंस का हिस्सा मान चुके हैं। लेकिन जो खास बात है, एक मैं थोड़ा सा बता दूं, जाट जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, जाट का प्रदेश अध्यक्ष है, 7 जो है जिला पंचायत अध्यक्ष हैं
और केंद्रीय मंत्री से लेके उत्तर प्रदेश सरकार में, और खास तौर से जो ब्रज का इलाका है, अगर बुलंदशहर के बाद बुलंदशहर से लेके आप चले जाइए फिरोजाबाद के बॉर्डर तक, वहां तक जो जाट है वो आरएलडी के साथ नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है। जैन के साथ जो वोटर है वो जो है मुजफ्फरनगर, कैराना, बागपत, मेरठ और बिजनौर तक सीमित है। इससे आगे जैन का आधार 5 जिले से आगे नहीं दिखता है। और किसान आंदोलन का असर और टिकैत का भी असर इसी इलाके में ज्यादा रहा है, इस इलाके में कम रहा है। और दूसरी बात है कि ये तब भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती खड़ी कर पाएंगे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की तमाम अलग जो गैर जाटो ओबीसी मतलब गैर जाट ओबीसी जातियां हैं, अगर उसको अपने साथ जोड़ ले जाती, जिसमें गुजर, सैनी, सात, कश्यप, अगर इनको जोड़ ले जाते हैं तो मुझे लगता है चुनाव, और वो वोट जो है अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसमें किसी तरह के जैन को सेंध नहीं लगती दिखी। जी, तो चंद्रशेखर पर एक छोटी सी टिप्पणी मैं आसमान साहब, चूंकि मैंने आपको रोका था तो मैं आपकी छोटी सी टिप्पणी आपकी भी लेना चाहता हूँ। जी देखिए, चंद्रशेखर जो है अक्सर बातचीत में ये आकर कह रहे हैं, दलित समाज के बीच में जब जाते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं, तो वो एक बात जरूर कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए चौधरी चरण सिंह जी दिवंगत, तो वो जमींदारा का जब खात्मा हुआ तो उनके ही कि ये उनका कर्म रहा हम लोगों के साथ में कि जमीनें जो हैं वो दलितों को भी मिल गई। तो जमीन का जो गठजोड़ है, खेती किसानी का जो गठजोड़ है दलितों का और जाटों का, वो बहुत मजबूत है। चूंकि कमेरा वर्ग को एकजुट करने की, किसानी के मुद्दे पर वो एक करने की बात हो रही है, और दलित जो है इस बात को समझ रहा है और अपनी जमीन से जुड़ी चीजों को देख करके, खेती से जुड़ी चीजों को देख करके क्लोज हो रहा है। तो ये वाली एक चीज जो है वो कमेरा वर्ग को एक करने वाली बात, ये जब यहाँ किसानों का आंदोलन हुआ था उसमें भी सामने आया था कि जब चंद्रशेखर वहां आंदोलन में पहुंचे थे तो लोग पूछते थे कि आप वहां क्यों आए हैं, आपको क्या यहाँ क्या राजनीति करने आ गए। कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया तो उन्होंने कहा देखो भाई, हम इसलिए यहाँ आ गए हैं कि इनकी जमीन है और हमारे लोग इनके खेतों में काम करते हैं, तो चूंकि इनका आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है तो हमारे लोगों की प्रभावित हो रही है। वो ये वाला गठजोड़ है, यानी वो गुर्जर का एक सेकंड बीच में ये कनेक्ट करना है यहाँ पर। दरअसल जो गठजोड़ है वो इस प्रकार का है कि गुर्जर के प्रत्याशी अधिक से अधिक लड़ाए जाए और जाट और मुसलमान और दलित जो हैं उनको बेसिक मुद्दों पर किया जाए, और उसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक नई इक्वेशन जो खतौली की थी उसको एप्लीकेट करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत चुनौती पेश की जाए। नीरज जी चलिए ठीक है। तो जयंत चौधरी ने आज दिल्ली में अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में साथ ही साथ उन्होंने 2-3 बातें साफ की हैं कि बीजेपी के साथ चाहे जितनी भी चर्चा होती हो, लेकिन बीजेपी के साथ जाने का कोई उनका सवाल ही नहीं उठता है। अखिलेश के साथ उनका गठबंधन मजबूत रहेगा। और बड़ी अहम बात जो उन्होंने कही है कि वो अब पश्चिमी यूपी के अलावा उनका गठबंधन जो है यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में भी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में भी चुनाव लड़ेगा। और हम देख भी रहे हैं कि चंद्रशेखर को उन्होंने अपना साथी बताया है कि उनका साथ बना रहेगा, और चंद्रशेखर मध्य प्रदेश में हमें रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर जयंत की, अखिलेश की, चंद्रशेखर की ये जो एक तिकड़ी है, ये 2024 के चुनाव के लिए अपना गठबंधन जो है उसका विस्तार करने की कोशिश ज़रूर कर रही है। वो कितना वोट में तब्दील होगा, कितना कामयाब होगा, ये आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों, हमने आपसे YouTube पर एक सवाल पूछा था कि क्या अखिलेश जयंत की जोड़ी 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को रोक पाएगी, तो 80% लोगों का कहना है कि हाँ, रोक पाएगी या कम से कम टक्कर दे पाएगी, जबकि 20% लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो सिरे से नकार रहे हैं। तो हमारे दर्शकों में ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि अखिलेश जयंत की जोड़ी 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी, रोकेगी, यानी कि चुनौती देगी। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कबूल, आस मोहम्मद, कुमार अभिषेक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।